हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। ये जो है आप लोगों के फिजिक्स के लेसन नंबर 4 का पार्ट 2 है। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक जो है एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है टाइटली बाउंडेड होते हैं उनके लैटिस से। इसीलिए वह जो है किसी भी रिएक्शंस में या किसी भी जो है ट्रांसमिशन में, ठीक है, वह वर्कआउट नहीं करता है इन एनी फ्लो ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वही मैंने ट्रांसमिशन जो बताया, ट्रांसमिशन मतलब हीट का ट्रांसमिशन हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, वह किसी भी चीज़ में वर्कआउट नहीं करता है। व्हेन वी इंसर्ट दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, लेकिन जब हम इस डाइलेक्ट्रिक्स को यानी इन इंसुलेटर्स को हम दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो उस समय क्या होता है? द कैपेसिटेंस गेट इंक्रीज्ड बाई अ कांस्टेंट के विच इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जैसे ही हम इस तरह का कोई भी जो है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल हम जो है क्या करते हैं, कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। कितने वैल्यू से? बाय द वैल्यू के क्या है यहाँ पर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अलग अलग वैल्यू होता है, ठीक है। C इज इक्वल टू के सी नॉट। C यहाँ पर क्या है? C जो है यहाँ पर कैपेसिटेंस है। तो ये कैपेसिटेंस कब है? जब हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं रखे थे। जैसे ही हम उसके अंदर जब हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो ये हो जाता है C। जिस समय उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा होता है, नहीं इंसर्ट किया होता है, उस समय उसका कैपेसिटेंस होता है C नॉट। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जब हम डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में डाल रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जा रहा है। कितनी वैल्यू से? के वैल्यू से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है सी नॉट क्या है? द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और सी क्या है? कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक। तो इन दोनों के बीच में अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा कि जब हम विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को यूज करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस सी नॉट है। और जब हम उसके अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक समर्ज कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, रख देते हैं, सैंडविच कर देते हैं दोनों के बीच में, तो उस समय उसका कैपेसिटेंस बढ़ करके सी हो जाता है। और ये किस हिसाब से बढ़ता है? ये द वैल्यू ऑफ के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि C इज़ इक्वल टू के इंटू सी नॉट। यानी कि सी नॉट क्या था? द कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और C क्या हो गया? द कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो गया कि जो C नॉट था ये के वैल्यू से जो है बढ़ गया, यानी कि के से हम उसमें मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है? अब यहाँ पर देख लेते हैं, जब हम डाइलेक्ट्रिक की जगह वैक्यूम यूज करेंगे तो के की वैल्यू होगी 1। जब हम दोनों प्लेट्स के बीच में एयर यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 1.0006। इसको भी हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। जब हम उसके बीच में ग्लास यूज़ करते हैं, बिकॉज ग्लास इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, तो ग्लास यूज़ करते हैं तो उसके लिए के की वैल्यू हम 6 रखेंगे, यानी कि 6 गुना बढ़ जाएगा। और अगर हम बीच में जो है वाटर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो 80 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से के की वैल्यूज़ यहाँ पर हमने आपको बता दी है। आगे चलते हैं हम। डाइलेक्ट्रिक विथ सो डाइपोल मूवमेंट इज नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखिए अब डाइलेक्ट्रिक्स के पार्ट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक जो है दो तरह का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर। तो सबसे पहले हम पोलर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अ डाइलेक्ट्रिक विच सोज डाइपोल मूवमेंट इज नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जैसे HCl, CO, H2O। पोलर का मतलब ये होता है
जो डाइपोल मोमेंट शो करें, मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। तो यह एक डाइपोल की तरह हो गया, ठीक है। अब यह दोनों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर अपने अपने फोर्सेस अप्लाई करेंगे, जिसके कारण जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर मूवमेंट होगा, इसके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होगा, इसलिए इसे जो हम क्या कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। उसी तरीके से H2O है, तो बीच में हमने O ले लिया निगेटिव और दोनों तरफ प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों H जो है O के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जिससे जो है उसके अंदर मूवमेंट बनेगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड द डाइलेक्ट्रिक्स हुज डाइपोल मोमेंट इज़ जीरो, यानी कि इस तरीके का हो कि जो है उसके जो है जो फोर्सेस लग रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कारण, वह जो है एक साथ जो है क्या बोलते हैं, कोलैप्स कर जाए और उसकी टोटल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऐसे हम डाइलेक्ट्रिक्स को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हमने ले लिया है CO2, H2, N2, O2, CO2, CH4, CCl4। तो इस तरह के जो भी डाइलेक्ट्रिक्स हम यूज करते हैं उन्हें हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है O2C डाइपोल मोमेंट P और O2C फिर डाइपोल मोमेंट P, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक द प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक गेट्स मॉडिफाइड व्हेन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज़ जो है क्या हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती हैं, यानी कि इंक्रीज़ हो जाती हैं या डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि मॉडिफाई चेंज हो जाती हैं। व्हेन थ्रू नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स whose dipole moment is zero becomes in opposite direction and so gets modified and so it acquires electric dipole moment in the direction of electric field। जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स यूज करते हैं तो हमने ऊपर पढ़ा है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, चूँकि उनके डायरेक्शन जो है अपोजिट होते हैं और उनका जो है डाइपोल मोमेंट जो है कोलैप्स करके जीरो हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं वह सारे डायरेक्शंस जो है क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, मॉडिफाई हो जाते हैं, जिसके कारण उसके अंदर डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से जो है मॉडिफाई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड in electric dipole in dielectric electric field produces an electric dipole moment in dielectric। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर डाइपोल मोमेंट जनरेट कर देता है, विच इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर। आगे हम देख रहे हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं ये हम देख रहे हैं। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक्स बिकम्स वीकर देन द प्रीवियस। जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक जो है रखते हैं तो जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह क्या हो जाता है, वीकर हो जाता है, वीकर यानी कि कमज़ोर हो जाता है। तो इसको हम डेरिवेशन के माध्यम से देख रहे हैं यहाँ पे। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट रिड्यूसेस टू E व्हेन V नॉट हेंस V नॉट रिड्यूसेस टू V। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, वीकर हो जाता है। तो जैसे ही वो वीकर होगा तो उसके अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह भी वीकर हो जाएगा, यानी कि E नॉट से रिड्यूस होकर के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाता है
तो वी नॉट से वो पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। सो इस आधार पर हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई वी, E इज इक्वल टू वी बाई डी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, E बाई वी। तो हमें मिलेगा D इज इक्वल टू ई बाई वी। अब E बाई वी के इक्वेशन को हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, जब हम E को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा E बाई वी, और जब हम इसको इधर ले जाएंगे, सॉरी इसको, ये वी नॉट को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई वी नॉट। क्लियर है, ई बाई वी के टर्म में ये दिया हुआ है सारा। हम ये भी जानते हैं कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है। अब सी वी के टर्म को जो है हम उसी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई वी इज इक्वल टू सी बाई सी नॉट। अब यहाँ पर हम देख लीजिए, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सी वी मिल जाएगा, ठीक है, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी नॉट वी नॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का हो गया, ये दोनों। उसी तरीके से यहाँ पर जब हमने किया था तो क्या हो गया था, ये और ये, तो उस तरीके से ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और फिर जब हम ये और ये लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। व्हेन C बाई सी नॉट इज इक्वल टू के, हम जानते हैं कि C बाई सी नॉट इज इक्वल टू के होता है। इससे पहले ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि C इज इक्वल टू के सी नॉट। तो K इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, K इज इक्वल टू C बाई सी नॉट। तो यहाँ पर C बाई सी नॉट इज इक्वल टू के है, तो इसीलिए जो है E बाई ई नॉट इज इक्वल टू वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू के होगा, क्योंकि सारी वैल्यूज़ एक दूसरे से इक्वेट कर रही हैं। यहाँ पर हम देख ले रहे हैं, ठीक है, ये दोनों देखिए एक हैं, ठीक है। तो अगर v बाई वी नॉट इस C बाई सी नॉट के बराबर है और ये v बाई वी नॉट E बाई ई नॉट बाई ई के बराबर है, तो क्या होगा, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो उसी आधार पे यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, E बाई ई नॉट इज इक्वल टू वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू के, यानी कि E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि K जो है क्या हो गया है, डिवीज़न। जब कैपेसिटेंस में हम लोगों ने देखा था तो क्या मिला था हमें, C इज इक्वल टू के सी नॉट, यानी कि मल्टीप्लाई हुआ था, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा था। लेकिन यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रिड्यूस कर रहा है, तो जो टोटल E हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, E नॉट बाई के, यानी कि K वैल्यू से वो डिक्रीज़ करेगा। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि E नॉट इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 है, और उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमने जो है क्या भर दिया है, हमने ग्लास का डाइलेक्ट्रिक भरा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी K की वैल्यू होती है 6। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/6, ठीक है। या फिर आप जो है इसको 18 ले लीजिए, सॉल्व करने में थोड़ा अच्छा दिखेगा। यहाँ पर अगर हम 18 ले लेते हैं E नॉट की वैल्यू, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 3 जा 18, यानी कि उसकी वैल्यू 3 टाइम्स क्या हो, 6 टाइम क्या हुई, डिक्रीज़ हो गई। क्लियर है। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिड्यूस होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी मीन्स E एंड ER के बीच का रिलेशन हम चेक करेंगे। व्हेन अ कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी, जब भी देखिए डबल स्टार किया है मैंने, यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, इट्स प्लेट गेट्स चार्ज्ड बाई फैक्टर के। जब भी कैपेसिटर को हम किसी बैटरी से जोड़ेंगे, अगर कहीं पर भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा,
उसका जो कैपेसिटेंस होगा वह के फैक्टर से इंक्रीज़ कर जाएगा, चार्ज हो जाएंगे, उसके प्लेट चार्ज होंगे किस फैक्टर से, के फैक्टर से। और के फैक्टर क्या है यहाँ पर कि जो कैपेसिटेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसके बीच का जो कैपेसिटर है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेगा कि वह कितनी तेज़ी से जो है उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा सकता है, उसके प्लेट्स को चार्ज कर सकता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेटेड बाई अ डाइलेक्ट्रिक बिफोर ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी डाइलेक्ट्रिक कितना मजबूत है, इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम दे रहे हैं कैपेसिटेंस को, ठीक है, सॉरी कैपेसिटर को, तो वह जो डाइलेक्ट्रिक उसके बीच में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, वह कितना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है, यानी कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो वर्क कर सकता है, यानी कि टॉलरेट उसको करेगा तभी तो वर्कआउट कर पाएगा। तो जितना मैक्सिमम वो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है बिफोर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब कि जब ब्रेकडाउन होगा तो डाइलेक्ट्रिक वर्क करना बंद कर देगा और वो पूरा कैपेसिटेंस जो है विदाउट डाइलेक्ट्रिक की तरह वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो वो ब्रेकडाउन होने से पहले वह जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर जो है टॉलरेट कर सकता है वही उसका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लें, 1 नंबर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, कि ये कैपेसिटर वाला पार्ट और ये जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो डेफिनेशन है ये 1 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं, हम जानते हैं कि ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक नहीं यूज कर रहे हैं हम। और ई इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, ठीक है, विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। हम जानते हैं कि ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, सॉरी, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे ना, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ये ले आने के लिए हमने क्या किया है, इन दोनों को एक दूसरे से ऐसे करके डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है ई नॉट बाई ई ये हो गया। अब ये देखिए 1/4 पाई ये कट गया, क्यू बाई आर स्क्वायर ये कट गया। तो यहाँ पर हमारा बच गया एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बच गया एप्सिलॉन। तो वही चीज़ यहाँ पर आ गया है, ये दोनों पार्ट मिला करके हमें यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और ये पार्ट जो है यहाँ पे आ गया है। तो उस तरीके से हमें मिल गया ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू के। तो एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू के। तो यही के जो होता है इसको हम क्या लिखते हैं, ई एप्सिलॉन आर लिखते हैं, यानी कि एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एंड फ्री स्पेस परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट मतलब हुआ कि जब हम उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं दैट इज़ एन एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। और फ्री स्पेस यानी कि जब हम उसके अंदर वैक्यूम या एयर भरते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्री स्पेस परमिटिविटी। इन दोनों का जब हम रेशियो निकालते हैं यानी कि ई नॉट बाई ई जब हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उससे जो वैल्यू मिलती है दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब हम आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर जैसे रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, वैसे ही जो है हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को भी जोड़ सकते हैं। रेजिस्टेंस को हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस को हम 2 तरह से जोड़ते हैं, सीरीज़ में और पैरेलल में। तो उसी तरीके से यहाँ कैपेसिटर को भी हम जो है 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, सीरीज़ में और पैरेलल में। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन यहाँ पहले हम स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कैपेसिटर्स को एक फर्स्ट इंड टू पावर सप्लाई, सेकेंड इंड टू द फर्स्ट इंड ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, दूसरे कैपेसिटर के पहले इंड में पहले कैपेसिटर का दूसरा इंड जोड़ेंगे। देन उसके आगे चलेंगे हम सेकेंड कैपेसिटर में क्या करेंगे, हम थर्ड कैपेसिटर का पहला इंड और सेकेंड कैपेसिटर का दूसरा इंड, इस तरीके से करके हम जोड़ते हैं जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। और लास्ट कैपेसिटर जो होगा उसका लास्ट इंड जो होगा वो हम क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, यानी कि निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। आगे चलते हैं हम,
यहाँ पर हमने क्या किया है कि तीनों कैपेसिटर्स को Q चार्ज दिया हुआ है और तीनों कैपेसिटर C1 C2 C3 को जो है हमने V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, यानी कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई सी। तो Q बाई सी के टर्म में हम जो है V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। अब हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू हम जानते हैं कि V1 V2 प्लस V3, यानी कि जितने भी तरह के पोटेंशियल डिफरेंस हो उनको जो है हम नॉर्मली जो है ऐड कर लेते हैं। तो V1 V2 V3 को जब हम ऐड करेंगे तो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 हो जाएगा। Q हम कॉमन ले लेंगे, Q से Q कट जाएगा तो 1 बाई C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो इस तरीके से जो है ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। इसको आप नोट डाउन कर लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप सॉल्व करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम तीनों 3 4 5 जितने भी कैपेसिटर्स ले रहे हैं उनके एक एंड को एक साथ जोड़ देते हैं और दूसरे एंड को एक साथ, यानी कि C1 C2 C3 का एंड 1 एक साथ जोड़ दिया जाएगा और उसे हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई से जोड़ देंगे। और उसी तरीके से C1 C2 C3 का सेकेंड एंड जो है एक साथ जोड़ दिया जाएगा, जिसको हम अर्थ कर देंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर कैपेसिटेंस C1 C2 C3 को हम 3 अलग अलग चार्जेस दिए हुए हैं, Q1 Q2 Q3। और चूंकि 2 ही एंड है तो 2 एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर तीनों कैपेसिटेंस के लिए जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B हमने यहाँ पर V ले लिया है, तो उस हिसाब से Q इज इक्वल टू CV होता है। तो Q इज इक्वल टू जब CV होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V कैपेसिटेंस 1 के लिए, कैपेसिटर 1 के लिए कैपेसिटेंस C है, C1 है, 2 के लिए C2 है, 3 के लिए C3 है। और उसी तरीके से चार्जेस दिए गए हैं Q1 Q2 Q3, तो जिसकी हम वैल्यू निकालेंगे और V जो है तीनों के लिए सेम है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो इससे क्या हो जाएगा, V जो है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये V कॉमन ले लिए तो इस V से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप जो है एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज में जाने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके नोट्स को तैयार करेंगे। बी एट होम, बी सेफ।